हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। होप तो सब लोगों के हाल चाल बढ़िया होंगे। सब लोग लग के मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज क्या करने वाले हैं आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स के आईएसआई और सीएमआई के पीवाईक्यूज। तो देखा जाए यार, इन दोनों टॉपिक्स में अगर देखा जाए तो सीएमआई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना। सीएमआई के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं मिले हैं, है ना। बट आईएसआई में कुछ ठीक ठीक क्वेश्चन मिले हैं। तो हम डिस्कस करते हैं यार मिलके, है ना, उन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, और ट्राई करते हैं ये समझने का कि कैसे हमें क्या करना है, इस चैप्टर को डील करना है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या बेसिक्स रहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दोनों पे थोड़ा सा आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बेसिक के अकॉर्डिंग क्या होती है ये चीज़ें, ये पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सफिशिएंट होती है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में साइन रूल, कोसाइन रूल, है ना, और नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। उसके अलावा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, है ना, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उसके अलावा थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए इन सेंटर एक्स सेंटर की। और उसके अलावा देखा जाए तो सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर और इन सेंटर की प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए। थोड़े बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज एडिशनल हैं जो पता होनी चाहिए। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। करते हैं डिस्कस यार इस क्वेश्चन से, है ना। कहानी इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज, है ना। ये बेसिकली आईएसआई 2009 का सवाल है ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ बिल्डिंग विद 10 स्टोरीज, ईच स्टोरी ऑफ हाइट 3 मीटर्स, है ना। एक बिल्डिंग 10 स्टोरी है, ठीक है, और हर एक स्टोरी की हाइट जो है वो 3 मीटर है ना। तो 10 स्टोरी बिल्डिंग है, 10 माले की बिल्डिंग है। एक माले की हाइट अगर 3 मीटर है तो 10 मालों की कितनी हो जाएगी, 30 मीटर, ठीक है। तो 30 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, इन शॉर्ट वो कहना चाहता है। और वो वन साइड ऑफ द वाइड स्ट्रीट के एक तरफ, हाँ, मतलब देखा जाए तो अगर ये रास्ता है तो रास्ते के एक तरफ, है ना, ठीक है ना साहब, रास्ते के एक तरफ, इस तरफ यहाँ पर एक 10 मीटर हाइट की, एक 10 मीटर हाइट की बिल्डिंग है ना, ठीक है साहब। कितनी हाइट है इसकी, 10 मीटर, है ना, सॉरी 30 मीटर, 10 मंजिल की 30 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन ने बोला। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, इस स्ट्रीट के अदर साइड यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ना, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट साइड टू द बिल्डिंग, इट इज ऑब्जर्व दैट 3 अपर मोस्ट स्टोरी टुगेदर सबटेंड्स एन एंगल इक्वल टू सबटेंडेड बाय द 2 लोएस्ट स्टोरीज। मतलब अगर मैं मार्किंग कर दूं कि ये पहली मंजिल है, ये दूसरी मंजिल है, तो पहली दो मंजिल, इस पहली दो मंजिल के लिए इस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, लेट अस से थीटा बनेगा, ठीक है ना। ये एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो उतना ही एंगल ऊपर वाले 3 मालों के लिए बनेगा, 1 2 3। ऊपर के जो 3 माले हैं ये कितना एंगल सबटेंड करेंगे इस पॉइंट पे, ये भी थीटा एंगल ही सबटेंड करेंगे, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, यानी ये एंगल कितने का हो जाएगा भाई, थीटा का हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट बता देना आपको ना, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। पहली चीज तो नीचे की 2 मंजिल जो हैं उनकी हाइट कितनी हो जाएगी, एक मंजिल की हाइट 3 मीटर है, 2 मंजिल की 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर वाली 3 मंजिल की हाइट कितनी हो जाएगी, 3 3 9 मीटर्स। तो अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 21 मीटर्स यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 30 में से हमने ऊपर का 9 हटा दिया, ठीक है। तो 21 मीटर डिस्टेंस बची। अब क्या करें, है ना, हमें विड्थ ऑफ द स्ट्रीट निकालनी है। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होगा, मान लेते हैं विड्थ ऑफ द स्ट्रीट x है ना। लेट द विड्थ ऑफ स्ट्रीट, विड्थ ऑफ स्ट्रीट, है ना, बी x मीटर्स, ठीक है। और साथ ही साथ बोल देते हैं कि यार इन पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है ना, ठीक है ना साहब। तो मान लेते हैं कि एंगल DAC एंड एंगल DAC दैट इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, एंगल DAC कितना है भाई, एंगल DAC है अल्फा, DAC एंगल है अल्फा, ठीक है ना, तो इसको अल्फा मान लिया है। तो हमें क्या करना है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट निकालनी है। क्या करें, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे बेसिक, है ना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाएं, सबसे पहला काम यहाँ से इन ट्राइंगल CBA, है ना, इन ट्राइंगल CBA, ठीक है ना। आप बोल सकते हो कि tan थीटा जो होगा, tan थीटा जो होगा वो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 6/x हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1।
और दूसरे ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, ट्राइंगल ए बी डी में है ना, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है ना, इस ट्राइंगल में मैं क्या बोलूंगा कि ये जो एंगल है ये कितना हुआ, थीटा प्लस अल्फा, कितना एंगल हुआ, थीटा प्लस अल्फा। इस एंगल के लिए बात करते हैं कि टेन थीटा प्लस अल्फा क्या होगा, ये एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर तो 21 और बेस कितना x, तो 21/x हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है ना साहब, इक्वेशन नंबर 2। और अगर अगली बात करें तो नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल है अपना, इन ट्राइंगल ए बी ई, है ना, ए बी ई ट्राइंगल में, ठीक है, इस ट्राइंगल में टेन, पूरा एंगल देख लो, ये पूरा एंगल कितने का होगा, तो पूरा एंगल भाई 2 थीटा प्लस अल्फा होगा। तो टेन 2 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू निकाल ली तो वो हो जाएगी परपेंडिकुलर 30 अपॉन बेस x। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इनका यूज क्या करें, कैसे इनसे, इनकी हेल्प से कैसे सॉल्व करें, तो क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस 2 थीटा प्लस अल्फा में से अगर थीटा प्लस अल्फा माइनस कर दूं तो थीटा बच जाता है ना। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, एक रिलेशन बना सकता हूँ इसमें, मैं बोल सकता हूँ कि टेन थीटा जो है ना वो किसके बराबर है, टेन 2 थीटा प्लस अल्फा में से अगर माइनस कर दे थीटा प्लस अल्फा तो टेन थीटा ही बचता है ना। तो टेन थीटा को अपन ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और फिर इसमें टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें तो हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी, है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्या करें, वैल्यू डाल दें वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 6/x और इसकी वैल्यू 21/x, उसकी वैल्यू 30/x। तो यहाँ पे वैल्यू डाली मैंने, टेन थीटा की जगह पे वैल्यू डाली 6/x, दैट इज इक्वल टू, इसकी जगह डालेंगे 30/x माइनस इसकी जगह 21/x और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 30/x इंटू 21/x, ठीक है। अब क्या करें इधर कितना बचेगा, 6/x एज इट इज, ये डिनोमिनेटर इधर फेंक देते हैं पूरा, है ना। तो 1 प्लस 30 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 630 अपॉन में x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 30/x में से 21/x जाएगा तो 9/x बचेगा, x उड़ा दो, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, ठीक है ना। एलसीएम ले लो, इधर 2 एज इट इज बाहर है, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस में 630, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर फेंक देंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 2x स्क्वायर प्लस में 630 का डबल कितना होता है, 1260, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर को इधर बेच के माइनस करवाएंगे तो 1260, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर क्या, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, जो क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो x स्क्वायर अगर 1260 है तो x कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1260, 1260 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, है ना। तो देखो यार 1260 जो था ना वो 2 इंटू 630 था, और 630 630 किससे डिविजिबल है, 630 9 से डिविजिबल है एक तो, है ना, 9 से डिविजिबल है यानी 3 तो आएगा ही आएगा, और ये इवन भी है तो 2 और कॉमन आ सकता है। तो अल्टीमेटली 6 से डिवाइड हो जाएगा, 36 से डिवाइड हो जाएगा, ये 36 से डिवाइड करके देखें अगर 36 दिया 108, 108 जाएगा तो कितना बचेगा, 180 बचेगा, 36 बन 180, तो 35 अंडर रूट में रह जाएगा। तो 6√35 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 6√35, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप सो आपको मजा आया होगा प्रॉब्लम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का डायग्राम थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। ये एक बेसिकली, है ना, ओरिजिनल पेपर नहीं मिल पाया, अवेलेबल नहीं था, दैट्स वाई ये थोड़ा सा जुगाड़ है, ठीक है, ठीक है ना साहब, ये क्या है, जुगाड़ है, जुगाड़, ठीक है ना साहब। ठीक है साहब, जुगाड़ है, ठीक है। हाँ भाई, एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू शिप्स, ठीक है ना, दो शिप में आर अप्रोचिंग अ पोर्ट अलोंग स्ट्रेट रूट्स, ठीक है ना, दो अलग अलग शिप हैं, ये शिप 1 है, ये शिप 2 है, दोनों
एक पोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, है ना, और दोनों स्ट्रेट पाथ पर चल रहे हैं और दोनों की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, दोनों सेम मतलब अपनी अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से। जैसे अगर वो x किलोमीटर पर आवर की चल रहा है स्पीड से, तो वो दूसरी किसी कांस्टेंट स्पीड y किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा, ठीक है ना, या वॉट जो भी स्पीड रहती हो, ठीक है ना। इनिशियली द टू शिप्स एंड द पोर्ट फॉर्म्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इनिशियली ये दोनों शिप और ये पोर्ट, ये तीनों मिला के इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो डायरेक्टली अपन ये बोल सकते हैं कि ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर द सेकंड, तीनों साइड्स भी बराबर होंगी, तो मान लेते हैं ये साइड की लेंथ कितनी है, d यूनिट है, ये साइड की लेंथ कितनी है, d यूनिट है, और ये साइड की लेंथ भी कितनी है, d यूनिट है ना। ऐसा क्वेश्चन में हमने मान लिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, आफ्टर द सेकंड शिप ट्रेवल्ड 80 किलोमीटर्स, है ना। जब सेकंड शिप 80 किलोमीटर चल के चला जाए ना, कितना चल के चला जाए, 80 किलोमीटर चल के चला जाए ना, यहाँ से 80 किलोमीटर ट्रैवल कर ले अगर ये शिप, ठीक है ना, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, तो d माइनस 80 होगी बची हुई डिस्टेंस, ठीक है, बिल्कुल। और ठीक है ना, when the second ship traveled 80 किलोमीटर the triangle became right angle। तो जो ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि d माइनस 80 ये डिस्टेंस बचेगी और इस डिस्टेंस के साथ में जो ट्राइंगल बन रहा है वो राइट एंगल है। मतलब ये शिप जो है ये किसी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और डेफिनेटली उसने डायग्राम में गिवन है कि ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ये डायग्राम में गिवन है ना, ये डायग्राम में क्या है, गिवन है, ठीक है, कि ये एंगल 90 डिग्री का है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है when the first ship reaches the port, the second ship was still 120 किलोमीटर from the port। जब पहला शिप पोर्ट पे पहुंच जाएगा तब एग्जैक्टली उस टाइम पे सेकंड शिप जो है वो कितना दूर रह जाएगा, 120 किलोमीटर दूर रह जाएगा किससे, पोर्ट से, ठीक है। तो फाइंड द इनिशियल डिस्टेंस एंड द शिप, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द शिप्स फ्रॉम द पोर्ट, पोर्ट से इनिशियल डिस्टेंस बतानी है, यानी डी का वैल्यू निकालना है इन शॉर्ट अपने को ना, इसका वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। अगर इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं ना, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बट आप कौन सा तरीका चूज करते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। वैसे इसको बिना अपन, है ना, एसओटी लगाए भी निपटा सकते हैं, बट तरीका क्या है सुनो ध्यान से। सबसे पहली चीज, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम है ना, जब वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट है तो पहला शिप और दूसरा शिप जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे सेम टाइम इंटरवल में, वो टाइम के साथ, जैसे 1 घंटे में उन दोनों ने कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, वो जो रेशियो होगा वही उनके अगले 2 घंटे की ट्रैवल जो डिस्टेंस होगी उनके रेशियो के बराबर होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी अगर देखा जाए, है ना, तो दूसरा शिप जब 80 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा तो कितना डिस्टेंस रह जाएगा, या दूसरा शिप जब 80 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो पहला कितना ट्रैवल कर जाएगा, ये कैसे पता चले, या फिर दूसरा शिप जब, पहला शिप जब यहां से यहां तक पहुंच जाए, पोर्ट तक पहुंच जाए, यानी टोटल डिस्टेंस डी कवर कर जाए, है ना, तो दूसरा शिप कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो 120 किलोमीटर पहले तक पहुंच जाएगा ना पोर्ट से, यानी वो कहां तक पहुंच जाएगा, डी माइनस 120 डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा, क्लियर। ये डिस्टेंस वो क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंसेस, कवर्ड डिस्टेंसेस का रेशियो है, ये सेम रेशियो रहेगा, ठीक है ना, यही सेम रेशियो रहेगा। अगर मैं मान लूं कि पहला शिप जो है, जब दूसरा शिप 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तब मैं मान लूं कि पहला शिप 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ऐसा मैं मान लूं अगर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने मान ही लिया है ऑलमोस्ट, है ना, कि पहला शिप ए डिस्टेंस ट्रैवल करे और दूसरा शिप कितना ट्रैवल करे, 80 डिस्टेंस ट्रैवल करे, है ना। तो ये दोनों रेशियोज जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो 80 को इधर खींच दिया मैंने, है ना, तो 80 डी अपॉन में डी माइनस 120, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू आ गया, और ए का वैल्यू अपन के पास में यहाँ पे भी, इस ट्राइंगल में भी है ना। तो इस ट्राइंगल में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ना साहब, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस ए, कितना हो जाएगा, डी माइनस ए, है ना। तो मैंने cos 60 लगाया, इसमें क्या लगाया, cos 60 क्या होता है भाई, cos 60 हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, यानी d माइनस ए अपॉन में d माइनस 80, है ना। और
एक्चुअली कॉस 60 कितना होता है 1/2, डी माइनस ए करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 डी अपॉन में डी माइनस 120 अपॉन में डी माइनस 80। तो क्या करेंगे, इसको इधर फेंक देंगे, 2 को इधर फेंक देंगे, तो डी माइनस 80 तो इधर आ जाएगा भाई, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2d माइनस 160 डी अपॉन में डी माइनस 120 हो जाएगा। तो इस टर्म को इधर ले आते हैं, इन दोनों को इधर ले आते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 160 डी अपॉन में डी माइनस 120 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, डी इधर आके 2d में से माइनस हो जाएगा तो डी बचेगा और माइनस में 80 बचेगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो डी माइनस 120 डी माइनस 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डी स्क्वायर माइनस 200 डी और माइनस में 9600, ये एक इक्वेशन आएगी। 160 डी को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो डी स्क्वायर माइनस 360 डी माइनस 9600 दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन बनेगी? ऐसी कुछ इक्वेशन बन रही है यार, ना। अच्छा 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 अच्छा, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं है? बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई है। cos 60 1/2 डी माइनस ए की वैल्यू 80 डी अपॉन में डी माइनस 120, उधर मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, डिवाइडेड बाय डी माइनस 80 उधर फेंक दिया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, डी इधर आके माइनस हो गया, 80 इधर आके प्लस हो गया, डी माइनस 80 इधर आएगा तो प्लस का होगा, ओके, माइनस 80 इधर आएगा तो प्लस का होगा, बिल्कुल सही बात है ना। हाँ ये टर्म उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है, करेक्ट। ये माइनस की जगह प्लस था। अब d को d से मल्टीप्लाई किया, डी स्क्वायर, डी को 80d माइनस 120d, तो 80d माइनस 120d, तो माइनस का 40d बचेगा यहाँ पे ना, माइनस का कितना बचेगा 40d, ठीक है, और माइनस का 9600 बचना ही है। 160d जब उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 160 और माइनस का 40, माइनस का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर की डी की एक क्वाड्रेटिक आ गई, तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके हम क्या निकाल देंगे, इसकी इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है, ठीक है ना सर। तो क्या करें, माइनस ऑफ माइनस 200 प्लस माइनस अंडर रूट में 200 का स्क्वायर कितना होता है 4 के आगे 4 0, माइनस 4ac करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 96 का डबल 192 का डबल 384 और डबल 0 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो ये हो जाएगा 200 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 784 डबल 0 आएगा, तो उसका स्क्वायर रूट 280 होगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो डी का वैल्यू क्या आएगा भाई, 200 प्लस 280 480 डिवाइडेड बाई 2 240 होता है, और 200 माइनस 280 तो माइनस का 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 40 होता है। तो भाई डी का वैल्यू माइनस 40 तो हो नहीं सकता, 240 ही होगा। तो जो इनिशियल डिस्टेंस है डी वो कितनी हो जाएगी 240, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। CMI 2019 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, जिसमें थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो आप इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के कुछ, है ना, कोसाइन रूल वगैरह की हेल्प से, साइन रूल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, और ये क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी, है ना। एक वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है ना, 1 डे चैलेंज के नाम से, उसमें ये मिल जाएगा आपको, आप ट्राई करिएगा। वैसे तो ट्राई करिएगा कि खुद सॉल्व करो आप ये क्वेश्चन, और अगर नहीं तो फिर वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिस क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अ स्ट्रेट रोड हैज वॉल्स ऑन बोथ साइड्स। एक स्ट्रेट रोड है, उसके दोनों तरफ दीवार है, इधर भी दीवार है इधर भी दीवार है, ठीक है ना, ऑफ हाइट 8 फीट एंड 4 फीट, इधर 8 फीट की दीवार है इधर 4 फीट की दीवार है रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। 2 ladders आर प्लेस्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ वन वॉल टू द फुट ऑफ द अदर। एक वॉल के टॉप से दूसरे वॉल के फुट तक एक लैडर लगाई इधर, और इधर भी इसके फुट से इसके टॉप तक एक लैडर लगाई, ठीक है ना, 2 लैडर हमने लगा दी, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर होगी, होप सो क्लियर होगी। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट इज द हाइट, ठीक है ना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द मैक्सिमम क्लियरेंस x
ये जो x क्लियरेंस दिख रहा है ना आपको, ये हाइट जो x दिख रही है ना, ये हाइट की मैक्सिमम क्लियरेंस क्या हो सकती है बिलो द लेडर्स। x की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इन शॉर्ट, है ना। ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कर सकते हैं, 2-3 तरीके हैं, छोटे छोटे, है ना। ठीक है, तो नेमिंग कर देते हैं पहले। तो सबसे पहले ये a हो जाएगा, और ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, ये e हो गया, और ये f हो गया ना। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस एंगल को थीटा बोल देते हैं और इस एंगल को अल्फा बोल देते हैं ना। ठीक है, तो क्या करें क्या करें क्या करें, एक काम और कर लो, डिस्टेंसेस को भी कुछ मान लो। ये डिस्टेंस को a बोल देते हैं, ये डिस्टेंस को b बोल देते हैं ना। ठीक है, तो क्या करें, छोटा सा काम ये करेंगे कि सबसे पहले tan थीटा निकालते हैं, है ना। इन ट्राइंगल BCF, है ना, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे a अपॉन में x। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और tan थीटा और कौन से ट्राइंगल में निकाला जा सकता है, BDE में निकाला जा सकता है। तो इन ट्राइंगल BDE, ठीक है, इसमें tan थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, वो हो जाएगा tan थीटा क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने ना, tan थीटा x अपॉन ए होगा, उल्टा लिख दिया। ठीक है, x अपॉन ए। और BDE में निकालेंगे तो BDE में 4 अपॉन a प्लस बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 अपॉन में बेस a प्लस बी। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हम tan अल्फा की वैल्यू दोनों ट्राइंगल्स में से निकाल लेंगे ना। यहाँ पे जो अपन ने tan थीटा की वैल्यू निकाली है, इसको कंपेयर करा लेते हैं, है ना, बाय 1 और 2। क्या बोल सकते हैं अपन कि x अपॉन a बराबर हो गया 4 अपॉन a प्लस बी के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4a अपॉन में a प्लस बी। दिस इज इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाल ली, पहली दोनों इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाल ली। सेम एस दूसरी तरफ से tan अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। अब ट्रायंगल का नाम नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो tan अल्फा की पहली वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है x अपॉन में b, है ना। क्या वैल्यू हो सकती है, x अपॉन में b। और tan अल्फा की दूसरी वैल्यू हो सकती है 8 अपॉन में a प्लस बी। ठीक है ना, 8 अपॉन में a प्लस बी। ठीक है, अब क्या करें, दिस इज इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और 4 से हम क्या बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं कि tan अल्फा हट जाएगा, x अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा भाई, 8 अपॉन a प्लस बी के। तो b को उधर फेंक दिया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8b अपॉन में a प्लस बी। ठीक है, 8b अपॉन में a प्लस बी हो जाएगा। अब क्या करें सर, अब एक काम कर लो भाई, x की यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है दोनों को कंपेयर करा लो। ऑन कंपेयरिंग क्या बोल सकते हो आप कि x की एक वैल्यू थी 4a अपॉन में a प्लस बी, और एक वैल्यू आई 8b अपॉन में a प्लस बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी उड़ा दिया, 4 से 8 को 2 टाइम्स। तो यहाँ से पता चला कि a किसके बराबर है भाई, 2b के बराबर है। a किसके बराबर है, 2b के बराबर है। अच्छा, तो हमें x की ही वैल्यू चाहिए थी क्वेश्चन में। तो x इक्वल टू क्या था अपना, 4a अपॉन में a प्लस बी, a की जगह पे 2b डाल दो। तो 4 इंटू a की जगह पे 2b अपॉन में a की जगह पे 2b प्लस b। तो कितना हो जाएगा, 8b अपॉन में 2b प्लस b 3b। b से b कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 8 अपॉन 3। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 8 अपॉन 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यार, ये क्वेश्चन क्या बढ़िया सवाल है ना। ये कह रहा है इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज ट्वाइस द एंगल बी। एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है, एक कोई ट्राइंगल है, लेट्स से दिस वन। ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में, ठीक है ना, ठीक है, ये कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एंगल ए इज ट्वाइस एंगल बी, है ना। एंगल ए जो है वो एंगल बी का डबल है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, 2 थीटा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें चेक करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम, क्योंकि एंगल ए जो है वो एंगल बी का डबल है, तो हमने एक काम किया कि यार एक काम करते हैं, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल ए का क्या ड्रॉ कर लेते हैं, बाइसेक्टर। यानी ये और ये एंगल बराबर हो जाए, ये भी थीटा हो जाए, ये भी थीटा हो जाए ना। मतलब मैंने सोल्यूशन में सबसे पहला काम क्या किया, लेट कर लिया एंगल बी थीटा है,
देन एंगल ए कितना हो जाएगा 2 थीटा, और मैंने बोल दिया एडी बाइसेक्ट एंगल ए, एडी बाइसेक्ट एंगल ए ना, बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए को ना, ठीक है सर, एडी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें रीजनिंग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 2 थीटा का हो जाएगा। इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है कौन, एक्सटीरियर एंगल। तो फिर मैंने डायग्राम को देख के बोला कि क्या ट्राइंगल DAC ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, DAC ट्राइंगल सिमिलर है 2 थीटा थीटा और ये C, और ABC 2 थीटा थीटा और C है ना, ABC, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, DAC और ABC ऑफ कोर्स सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो रेशियो AC और BC का रहेगा, ठीक है, वही रेशियो DC और AC का रहेगा, बिल्कुल सही बात है। तो AC इंटू AC कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन में BC, दिस इज द वैल्यू ऑफ DC। ये किसका वैल्यू आ गया, DC का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया, DC का वैल्यू आ गया। अब क्या करें, दूसरी बात, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी पता है आपको, है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और अगर वो नहीं पता है तो साइन रूल भी लगा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, है ना, डिपेंड्स ऑन यू गाइस, है ना। कैसे लगा सकते हैं कि अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि BD और AD का रेशियो क्या होगा, BD और AD का रेशियो क्या होगा, है ना, तो आप बोलोगे BD के सामने जो एंगल है वो थीटा है तो साइन थीटा, अपॉन में AD के सामने जो एंगल है वो थीटा है तो साइन थीटा। मैंने कहा ओके, बहुत ही ज़्यादा सही बात है ना, और ये दोनों कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों बराबर हो गए, बहुत सही। दूसरी बात क्या है, मैं पूछूं उधर वाले ट्राइंगल में कि CD और AD का क्या रेशियो है, तो आप बोलेंगे कि सर CD जो है ना उसके सामने वाला एंगल थीटा है तो साइन थीटा, और AD के सामने वाला एंगल जो है वो पता नहीं है, ठीक है ना, वो एंगल पता नहीं है, वो एक तरह से साइन सी है। मैंने कहा ठीक है, साइन सी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं पूछूंगा कि अगर मैं यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं करता ना, अगर मैं यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं करता, साइन थीटा को साइन थीटा से नहीं काटता ना, 1 नहीं लेके आता, जो कि ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर देता, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो BD अपॉन CD आ जाता, क्योंकि AD से AD कट जाता, और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाता, साइन सी ऊपर साइन थीटा नीचे, साइन सी ऊपर आया था और साइन थीटा नीचे आया था। तो यहाँ से व्हाट यू गॉट टू नो कि BD अपॉन CD तो एज इट इज है सर, है ना, और साइन सी क्या है, साइन सी अपॉन साइन थीटा अगर देखें तो साइन सी एंगल सी के सामने, साइन सी अपॉन में साइन थीटा अगर देखें तो साइन सी के सामने, इस एंगल के सामने AB साइड है और थीटा के सामने AC साइड है, तो हम उसको AB अपॉन AC के बराबर लिख सकते हैं, जो कि एक्चुअली में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट होता है ना। अब हमारे को DC की वैल्यू चाहिए, BD को गायब करना है, तो BD अपॉन DC जो लिखा हुआ था उसमें +1 किया, दैट इज AB अपॉन में AC प्लस में 1 किया, तो इधर एलसीएम लिया DC, तो इधर आ जाएगा BD प्लस DC, है ना, दैट इज इक्वल टू, इधर आ गया AB प्लस AC अपॉन में AC। अब BD प्लस DC कितना हो जाएगा, BC अपॉन में DC की वैल्यू क्या है, DC की वैल्यू क्या है, AC स्क्वायर अपॉन में BC, AC स्क्वायर अपॉन में BC वैल्यू डाल दी, दैट इज इक्वल टू AB प्लस AC अपॉन में AC। अब क्या करूं मैं, जब मेरे पास में पूरी एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल की साइड्स बची हैं, अब क्या बची है, ट्राइंगल की साइड्स, तो क्या करूंगा, उनको स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये BC ऊपर जाके BC से मल्टीप्लाई होगा तो BC स्क्वायर आएगा और नीचे AC स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AB प्लस AC अपॉन में AC। तो यार ये एक AC से एक AC तो कट जाएगा ना, स्क्वायर तो कट जाएगा ना, तो मेरे पास बचा BC स्क्वायर अपॉन में AC, दैट इज इक्वल टू AB प्लस AC। तो वैल्यू डाल देते हैं कि BC को बोलते हैं अपन क्या, BC साइड को बोलते हैं स्मॉल a, AB साइड को बोलते हैं स्मॉल c, AC साइड को बोलते हैं स्मॉल b। तो वैल्यू डाल देते हैं, BC को स्मॉल a तो a स्क्वायर, AC को b और AB को c प्लस में AC को b, तो b को उधर फेंक देंगे, तो यू गॉट टू नो कि a स्क्वायर जो हो जाएगा वो b टाइम्स c प्लस b के बराबर हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर जो है वो b टाइम्स c प्लस b के स्क्वायर, दैट इज b टाइम्स c प्लस b, है ना, ये वाला ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ही शानदार जानदार बेहतरीन सवाल।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सी दिस क्वेश्चन यार, क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। ठीक है, अच्छा, डायग्राम भी था इसका। एन एरोप्लेन पी इज मूविंग इन द एयर, ठीक है, along a straight line path which passes through the points P1 P2, है ना। इसका भी डायग्राम था बड़ा अजीब सा। ठीक है, डायग्राम यहाँ बना देता हूँ मैं, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, कहाँ बनाऊँ, यहीं बना दूँ, अगले पेज पे डायग्राम बना देता हूँ, है ना। ऐसे कोई एरोप्लेन यार जमीन पे आ रहा है ना, ठीक है, जमीन पे एक एरोप्लेन आने की कोशिश कर रहा है ना, और उसके पाथ में दो पॉइंट पड़ रहे हैं, एक पॉइंट है P1 और एक पॉइंट है P2, ठीक है, ठीक है साहब। और ऑब्जर्वर कुछ यहाँ पे खड़ा हुआ है ओ पॉइंट पे ना, ऑब्जर्वर कुछ ओ पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एन एरोप्लेन P is moving in the air along a straight line path which passes through the point P1 P2 and makes an angle अल्फा, एंगल अल्फा 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 अल्फा, ठीक है ना, अल्फा विद द ग्राउंड, ग्राउंड से एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है, ठीक है। ये एंगल कितना है भाई, अल्फा है, ठीक है, माफ कर देना एक दो एरर के लिए। लेट ओ बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर एज शॉन इन द फिगर, अगले पेज पे बना दिया मैंने, ओ जो है वो लोकेशन है उसकी। व्हेन द प्लेन इज एट द पोजीशन P1 इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। जब प्लेन P1 पॉइंट पे था तो O से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो कितना था, 30 डिग्री, है ना। यहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। थर्टी डिग्री, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि एंड व्हेन इट इज एट P2 द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। जब P2 पे था तब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है साहब। अच्छा, ये वाला जो एंगल है ना, दिस इज 60 डिग्री, है ना। आगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है भाई, मोर ओवर द डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम P1 एंड P2। ऑब्जर्वर की P1 और P2 से जो डिस्टेंस है वो 1000 और 500/3 है। ऑब्जर्वर की P1 से जो डिस्टेंस है वो 1000 है और P2 से जो डिस्टेंस है वो 500/3 है ना, ठीक है, ठीक है। तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है क्वेश्चन में, सिंपल बात है, अल्फा बता दो, अल्फा बता दो ना। तो क्या किया अल्फा बताने के लिए, सबसे पहला काम क्या किया, दो ऑल्टीट्यूड ड्रॉप किए, ठीक है ना, दो ऑल्टीट्यूड ड्रॉप किए, एक यहाँ से ऑल्टीट्यूड इधर और एक यहाँ से ऑल्टीट्यूड यहाँ पे, है ना। इस पॉइंट को बोल दिया M, इस पॉइंट को बोल दिया N, इस पॉइंट को बोल दिया P, नहीं Q बोल देते हैं ना, P तो प्लेन जो आ रहा है उसका नाम है ना। अच्छा जी, तो प्लेन उधर से इधर आ रहा है, नीचे उतर रहा है जमीन पे ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस अल्फा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है चारों ऑप्शन 10 की टर्म्स में है, तो 10 की टर्म्स में रिजल्ट या 10 इनवर्स की टर्म्स में एंगल कब निकल के आएगा, जब कहीं ना कहीं किसी ने tan अल्फा निकाला होगा। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दो चीज़ों पे काम करना है, बेस पे और परपेंडिकुलर पे, है ना। तो अभी मुझे पता है इन ट्राइंगल OMP2, सबसे पहले इन ट्राइंगल OMP2, है ना, मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसमें ये जो एंगल है ना 60 डिग्री का बन रहा है और हाइपोटेन्यूज 500/3 है, तो P2 और OM दोनों निकाले जा सकते हैं ना, ठीक है, P2 और OM दोनों निकाले जा सकते हैं ना। तो मैंने सबसे पहले इसमें cos 60 लगाया, cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, वो जाएगा OM अपॉन में OP2 ना, तो वो क्या हो जाएगा OP2, ठीक है ना। तो OM तो एज इट इज, OP2 की लेंथ कितनी है 500/3, cos 60 कितना होता है 1/2, इसको उधर फेंक दो तो हाफ से मल्टीप्लाई होकर 250/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250/3 हो जाएगा। दिस इज OM, दिस इज OM, ठीक है, ये बात तो क्लियर है सर। दूसरी बात, इसी ट्राइंगल में sin 60 लगाओ, sin 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा P2M अपॉन हाइपोटेन्यूज 500/3, sin 60 √3/2, मल्टीप्लाई में आएगा ये 500/3, तो अल्टीमेटली यहाँ से आपको P2M की वैल्यू पता चल गई, कितनी वैल्यू हो गई 500 अपॉन में 2√3, है ना, ये P2M हो गया, ठीक है साहब। अच्छा 500/2√3, ठीक है साहब। अच्छा
अभी इस ट्राइंगल में ना ओ एन पी वन में है ना, ओ एन पी वन में इन ट्राइंगल ओ एन पी वन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। 30 डिग्री एंगल है, साइन 30 लगाते हैं। साइन 30 क्या होगा, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है पता नहीं, पी वन एन है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 1000। तो 1000 को इधर फेंक देंगे, साइन 30 1/2, तो 500 आ जाएगा किसका वैल्यू, पी वन एन का वैल्यू। ये तो 500 आ गया। और कॉस 30 लगाएंगे तो वो जाएगा ओ एन अपॉन में 1000। तो कॉस 30 √3/2 मल्टीप्लाई में आएगा 1000। तो ओ एन कितना आ जाएगा भाई, ओ एन आ जाएगा अपना 500√3 है ना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 500√3। और यहाँ से यहाँ तक कितना आया था, यहाँ से यहाँ तक कितना आया था ओ एम, ओ एम कितना आया था 250/3, 250/3 है ना, 250/3। तो अभी मुझे एम एन पता चल सकता है ना, एम एन कितना हो जाएगा भाई, एम एन हो जाएगा ओ एन जो है 500√3, उसमें से आप माइनस कर दोगे 250/3 को, तो कहीं ना कहीं 250 कॉमन लेके आप बोलोगे कि ये 2√3 है, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6√3 हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन में 3 आ जाएगा। दिस इज एम एन। मैंने कहा ओके। अब जब एम एन आ गया आपके पास में 250, कितना आ गया 250, 250 ब्रैकेट में 6√3 माइनस 1 अपॉन में 3 है ना, ठीक है। तो क्या काम कर सकते हैं अपन, मान लेते हैं कि क्यू एम एक्स है, यहां से यहां तक कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। लेट क्यू एम इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो सिमिलैरिटी लगा देते हैं, ट्राइंगल ओ सॉरी क्यू एम पी टू और क्यू एन पी वन दोनों सिमिलर हो गए। ट्राइंगल क्यू एम पी टू सिमिलर होगा ट्राइंगल क्यू एन पी वन से, तो रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। तो x और x प्लस ये वाली चीज, तो क्या होगा भाई, हम बोल सकते हैं कि जो रेशियो क्यू एम और क्यू एन का होगा वही रेशियो एम पी टू और एन पी वन का होगा, ठीक है ना, यही होगा। तो क्यू एम कितना है अपना x है, अपॉन में क्यू एन कितना है x प्लस 250, x प्लस 250 ब्रैकेट में 6√3 माइनस 1 अपॉन में 3, ठीक है ना साहब, ठीक है ना साहब, है ना। और दैट इज इक्वल टू एम पी टू कितना है 500/2√3, एम पी टू है 500/2√3, और एन पी वन कितना है 500, 500 से 500 उड़ा दो भाई, 2√3 बचा, उसको इधर फेंक देंगे तो x से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3x हो जाएगा, ये पूरा टर्म उधर जाएगा तो x प्लस में 250 ब्रैकेट में 6√3 माइनस 1 अपॉन में 3। तो x इधर आके माइनस हो जाएगा इसमें से, तो x कॉमन आ जाएगा, 2√3 माइनस 1 बचेगा इधर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 250 ब्रैकेट में 6√3 माइनस 1 अपॉन में 3, ठीक है। तो अब क्या करो कि 2√3 डिवाइड में फेंक देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 250, ठीक है ना, ब्रैकेट में 6√3 माइनस में 1, और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 6√3 माइनस में 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, देख रहा है विनोद, यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब क्या करें, अब क्या करें, हाँ x आ गया अपने पास में। तो अभी tan अल्फा क्या होगा, अगर tan अल्फा पूछा जाए तो tan अल्फा होगा एम पी टू अपॉन में क्यू एम, एम पी टू अपॉन में क्यू एम। तो एम पी टू कितना है भाई 500/2√3, 500/2√3 डिवाइडेड बाय क्यू एम कितना है x, जो कि है 250, 6√3 माइनस 1 अपॉन में 6√3 माइनस 3। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यार, है ना, कोई प्लस माइनस का एरर है क्या यार, कोई प्लस माइनस का एरर है क्या, अजीब सी फीलिंग आ रही है जैसे कोई प्लस माइनस का एरर हो गया हो। क्या लगता है, नहीं दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। 250 से इसमें डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचा, उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो tan अल्फा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो सकता है ना भी हो, तो tan अल्फा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो ऊपर आ जाएगा 6√3 माइनस 3 तो ऊपर आ जाएगा, और ये जो √3 है ये नीचे वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6√3 में √3 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, या √3 रख लो,
नीचे बाहर, और 6√3 माइनस 1 लिख दो। अब ऊपर से √3 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, ऊपर से √3 कॉमन लोगे तो 6 माइनस √3 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा √3, 6√3 माइनस 1। तो √3 से √3 कैंसिल, ये tan अल्फा की वैल्यू है। तो अगर कोई पूछेगा अल्फा कितना आया तो क्या बोलोगे, tan उधर जाके tan इनवर्स, ठीक है ना, और 6 माइनस √3 अपॉन में 6√3 माइनस 1। दिस इज बेसिकली 6 माइनस √3 अपॉन में 6√3 माइनस 1, ये वाला डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप्स आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। एक और अल्टीमेट सवाल है ना, एक और अल्टीमेट सवाल है। सी दिस क्वेश्चन गाइस, क्या है क्वेश्चन, लेट P बी अ 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। P क्या है, एक 12 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है ना, ठीक है। तो 12 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन जो भी होगा ना, रेगुलर पॉलीगन है तो सारी साइड्स जो होंगी ना वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रही होंगी, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूँ कि ये पहली साइड हो गई है ना, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड हो गई, ये चौथी साइड हो गई, ऐसे है ना सारी साइड्स। और क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो हर एक साइड की लेंथ बराबर है, तो ये सारी साइड्स जो कि एक ही सर्कल की कॉर्ड का काम कर रही है, एक ही सर्कल की किसका काम कर रही है, कॉर्ड का काम कर रही है। और सारी की सारी कॉर्ड अगर बराबर होंगी तो सबके सब सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इस रेगुलर पॉलीगन की साइड ए यूनिट है और इसके सर्कल पे सबटेंड एंगल थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। टोटल एंगल कितना होता है 360, टोटल कॉर्ड कितनी है 12, 12 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। हर एक कॉर्ड सेंटर पे 30 डिग्री का एंगल सबटेंड करने वाली है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट P be a 12-sided regular polygon and T be an equilateral triangle with its in circle having radius 1, ठीक है ना। T एक ट्राइंगल है जिसकी इन सर्कल की रेडियस कितनी है 1 यूनिट है ना, ठीक है। लेट मी क्लियर यू गाइस, है ना, बहुत ही प्यार से, कि अगर एक इन सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है ना और ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो एक्चुअली में इन सर्कल की जो रेडियस होती है ना, इन सर्कल की जो रेडियस होती है ना, रेडियस ऑफ इन सर्कल जो होती है, रेडियस ऑफ इन सर्कल जो होती है दैट इज इक्वल टू होती है, दैट इज इक्वल टू होती है 1/3 ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है साहब। तो अगर मुझसे को पूछेगा साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर कोई पूछेगा, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई रेडियस तुम्हें 1 पता है ना, तो रेडियस अगर 1 पता है तो एक्चुअली 1 अगर रेडियस है और 1/3 ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/2 टाइम्स ए होता है, तो यहाँ से ए का वैल्यू बहुत आराम से निकल सकता है। मैंने कहा क्या निकलेगा, 6/√3 या फिर 2√3 हो जाएगा साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। क्योंकि ऑल्टीट्यूड √3/2 होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, उसका 1/3 जो होता है वो क्या होता है, इन रेडियस होता है किसका, इन सर्कल का रेडियस, है ना। और वहां से हमने साइड की लेंथ निकाल ली, तो अगर मैं चाहूँ तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल भी निकाल सकता हूँ, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, दैट इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4 इंटू ए मतलब 2√3 का स्क्वायर यानी 12 हो जाएगा। 4 से काटूंगा इसको 3 बार तो 3√3 हो जाएगा। अभी खेल यहां से शुरू है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है। आगे कहता है कि इफ द एरिया ऑफ पी मतलब ये 12 साइड का जो पॉलीगन है उसका जो एरिया है इज द सेम एज द एरिया ऑफ टी, ट्राइंगल के एरिया के बराबर है ना। मतलब एरिया ऑफ 12 साइडेड पॉलीगन जो है, एरिया ऑफ 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगन किसके बराबर है भाई, 3√3 के बराबर है। तो आपको बतानी है लेंथ ऑफ साइड ऑफ पी की साइड लेंथ बतानी क्या आएगी इन 4 ऑप्शन में से। तो क्या करें, सबसे पहला काम कि यार क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है सारी साइड्स की लेंथ बराबर होगी और सारे वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो एक्चुअली में सारे वर्टिसेस को जब मैं सर्कल के सेंटर से मिलाऊंगा तो टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो एक बालक बोलेगा सर 12 साइड से तो 12 ही ट्राइंगल बनेंगे। मैंने कहा हाँ 12 ट्राइंगल बन जाएंगे टोटल। और जैसे तुरंत 12 ट्राइंगल बन जाएंगे उसके बाद में क्या काम करना है, उसके बाद में सिंपल काम करना है, जो इस पूरे पॉलीगन का एरिया होगा वो किसके बराबर होगा,
किसी एक ट्राइंगल के एरिया इंटू 12 के, है ना, ठीक है ना। तो ये जो 3√3 है ये एक्चुअली में 12 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल ऑफ पॉलीगन ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 1/12 टाइम्स ऑफ 3√3 के। और अब एक बच्चा बोलेगा कि सर एक ट्राइंगल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैसे निकालेगा, तो उसने कहा देखो सर आपको पता है कि इस ट्राइंगल की जो साइड्स है ना उनमें से 2 साइड्स तो रेडियस ही है। मैंने कहा हाँ, और उनके बीच का एंगल थीटा है। मैंने कहा हाँ, तो सर इसका एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। मैंने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और थीटा की वैल्यू भी 30 डिग्री डाल देंगे, तो थीटा की जगह 30 डिग्री डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 जिसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1/2 दैट इज 1/12 इंटू 3, या फिर 3 से 12 को 4 टाइम्स तो 1/4√3 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू √3 आ गया मेरे पास में, ठीक है ना। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, साइड का लेंथ, है ना, साइड का लेंथ कैलकुलेट करना है। आप ऐसे समझो कि ये एक ट्राइंगल है मेरे पास में, ठीक है ना, ठीक है। और इस ट्राइंगल की ये साइड √3 है, ये साइड √3 है, और ये एंगल 30 डिग्री है। मुझे ये वाली साइड चाहिए, मैं कैसे निकालूं बताओ। सिंपल है, यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड डाल दो सर। मैंने कहा ठीक है, डाल दिया ऑल्टीट्यूड। फिर ये सर ये एंगल कितने का हो गया, मैंने कहा ये एंगल हो गया 15 डिग्री का, ठीक है, बहुत ही सही। मैंने कहा ठीक है, अब आगे। और सर ये चीज़ कितनी हो गई a/2। मैंने कहा ओके। फिर क्या करें, तो सर ये 15 डिग्री आ गया। तो आप 2 काम कर सकते हो। मैंने कहा क्या कर सकते हो, क्योंकि सर आपको हाइट ही निकालनी थी तो आपको ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा नहीं लगाना चाहिए था। तो मैंने कहा क्या लगाता फिर, तो उसने कहा सर एक और चीज़ लगा सकते हैं। मैंने कहा बताओ क्या लगा सकते थे। तो उसने बोला कि यहाँ पे तो फिक्स है सर कि 1/4√3 आएगा। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, थीटा को यूज ही नहीं लेते, है ना। ये ट्राइंगल था आपका, ठीक है ना, आपको रेडियस पता नहीं है मानो, है ना। ये साइड ए है और ये हाइट h है, ठीक है ना, और ये एंगल 15 डिग्री है। तो आप पहले तो एरिया की जगह हाफ इंटू ए इंटू एच लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से हाफ इंटू ए एच लिखोगे आप, तो 2 से 4 को 2 टाइम्स कैंसिल करके यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लोगे √3/2a। मैंने कहा निकल गई, बिल्कुल ठीक है। और फिर सर बाद में आप इस ट्राइंगल में tan 15 डिग्री निकालोगे। मैंने कहा ठीक है, tan 15 डिग्री क्या होगा, वो हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि ये दोनों साइड्स रेडियस हैं, बराबर है, तो ये परपेंडिकुलर जो होगा वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये हिस्सा a/2 होगा। और tan 15 होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी a/2 अपन h। तो a/2 अपन h करेंगे तो सर tan 15 को एज इट इज रखिए, ठीक है ना, a/2 को भी एज इट इज रखिए, और h की वैल्यू जो आपने अभी कैलकुलेट किया √3/2 है वो यहाँ रख दीजिए। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, और ये a ऊपर आएगा तो ये a² अपॉन में √3 हो जाएगा। दिस इज tan 15, ठीक है। तो क्या करें, a² अपॉन √3 अगर बराबर है tan 15 के, तो a क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा √3 tan 15, और a क्या हो जाएगा √3 टाइम्स tan 15। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आप देख सकते हैं बहुत आराम से, √3 टाइम्स tan 15, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप सो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ध्यान से समझते हैं। ये कह रहा है कि कंसिडर अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, है ना, एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 1 यूनिट, एंड अ कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल हैज 1 यूनिट लेंथ, ठीक है ना। एक सर्कल है उसकी रेडियस 1 यूनिट है, और एक कॉर्ड है उसकी लेंथ भी 1 यूनिट है ना, ठीक है ना साहब। तो ऐसे समझ लीजिए कि, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और रेडियस 1 यूनिट, और कॉर्ड की लेंथ भी 1 है ना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर रेडियस 1 यूनिट है और कॉर्ड की लेंथ भी 1 यूनिट है, तो आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल भी 60 हो गया, ये एंगल भी 60 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन यही नहीं रुका, क्वेश्चन ने आगे बहुत बड़ी बात बोली है। उसने बोली है कि द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल विद दैट कॉर्ड एज इट्स बेस
एक उस ट्राइंगल का लार्जेस्ट एरिया बताओ जिस ट्राइंगल का बेस ये कॉर्ड है और वो ट्राइंगल इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, मतलब इस सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनाया जाए लार्जेस्ट एरिया वाला विद बेस एज दिस कॉर्ड, तो उसका एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो सिंपल भाषा में यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर है कि लार्जेस्ट एरिया वाला ट्राइंगल जो भी बनेगा ना भाई, लार्जेस्ट एरिया वाला जो भी ट्राइंगल बनेगा है ना, उस ट्राइंगल के लिए ये बात बहुत ही सिंपल है समझना कि, है ना, ये बात समझना बहुत ही सिंपल है कि उसका बेसिकली जो अपोजिट वर्टेक्स होगा, बेस के अपोजिट जो वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स, है ना, इस तरीके से हो कि, क्योंकि बेस तो आपने फिक्स कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम कब होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम कब होगा, एरिया कैसे निकालते हैं ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपने फिक्स कर दिया, एरिया को बढ़ाना है, तो कौन बढ़े तब एरिया बढ़ेगा, हाइट बढ़े तो एरिया बढ़ेगा। तो हाइट मैक्सिमम कब होगी, हाइट मैक्सिमम तब होगी जब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि सेंटर से पास कर रहे हैं वो, है ना, सर्कल को जहाँ पे काटेगा एग्जैक्टली वहां पर पॉइंट पी होना चाहिए, तब एरिया मैक्सिमम होगा, है ना। अच्छा, मतलब कुल मिला के ए बी का मिड पॉइंट ओ, ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट ओ और पी तीनों कोलिनियर होने चाहिए, तभी एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एक बालक ने बोला कि सर इस सिचुएशन में, है ना, इस सिचुएशन में हाइट क्या हो जाएगी, हाइट निकालनी पड़ेगी, है ना। मैंने कहा निकाल लेंगे। तो हाइट जो होगी ना, हाइट ऑफ ट्राइंगल, वो हो जाएगी भाई ओपी और ओ एम दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। तो ओपी तो आपको पता है रेडियस के बराबर होगा, रेडियस तो 1 यूनिट है तो 1 आ जाएगा। ओ एम क्या होगा, ओ एम होगा बेसिकली परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ निकालनी है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, इसमें साइन 60 लगा दें, साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम अपॉन में ओ बी हो जाएगा। मैंने कहा ओके, तो साइन 60 √3/2, ओ बी कितना था 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ओ एम का वैल्यू √3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ओ एम √3/2 डाल देंगे। दिस इज हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो हमें निकालना था एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल जो होगा, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो हाफ इंटू बेस कितना है, कॉर्ड की लेंथ जो कि 1 था, और हाइट कितना आया 1 + √3/2, तो ये हाफ जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हाफ, और हाफ जब √3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो √3/4। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस सिचुएशन में। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, है ना। तो देखो यार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सपोज इन अ ट्राइंगल एबीसी, कोई एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में ABC are the three angles and small b small c are the lengths of the sides opposite to the angles respectively, ठीक है। देन हमें प्रूव करना है कि साइन a प्लस बी, अगर प्रूव दैट इफ साइन a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी साइन a कॉस बी माइनस b अपॉन a प्लस बी साइन b कॉस a, देन द ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलस। अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो ट्राइंगल क्या होगा, आइसोस्केलस होगा। ये हमें प्रूव करना है। सॉल्व करते हैं भाई, बहुत ही सिंपल है। क्या है, यहाँ लिखा हुआ है साइन a माइनस बी, और यहाँ पे लिखा हुआ है a अपॉन a प्लस बी साइन a कॉस बी माइनस b अपॉन a प्लस बी साइन b कॉस a, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, साइन रूल पता है आप सबको, साइन रूल पता है, ऑफ कोर्स पता होगा, a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b c अपॉन साइन c, है ना। एक्सटेंडेड साइन रूल की बात कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल R, यही होता है। तो यहाँ से a की और b की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे दोनों जगह पुट कर देंगे। तो मैं पूछूंगा आपसे साइन a माइनस बी क्या है, तो आप एक बार के लिए तो बोलो साइन a माइनस बी को एज इट इज लिख दो सर, है ना। a की जगह आपने डाला 2r साइन a, और नीचे a की जगह 2r साइन a, b की जगह 2r साइन b, दोनों में से 2r कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में साइन a प्लस साइन b बच गया, ठीक है। फिर साइन a कॉस b एज इट इज माइनस b की जगह 2r साइन b डिवाइडेड बाय नीचे 2r कॉमन, साइन a प्लस साइन b बचेगा यहाँ पे, ठीक है साहब, और साइन b कॉस a एज इट इज। अब क्या करें, 2r से 2r यहाँ कैंसिल, 2r से 2r यहाँ कैंसिल। अब क्या करूँ भाई, अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं भाई, छोटा सा काम कर लेते हैं।
साइन ए प्लस साइन बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों का एलसीएम लेके इधर फेंक देंगे ना, तो यहाँ पे आ गया साइन ए प्लस साइन बी है ना। अब एक बालक ने बोला कि सर साइन ए माइनस बी का क्या करें, मैंने कहा एक्सपेंड कर दो। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा ठीक है सर, और इक्वल टू में क्या बचा, साइन ए कॉस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर ए कॉस बी हो गया, माइनस साइन बी कॉस ए से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर बी कॉस ए हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन ए को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो आया साइन स्क्वायर ए कॉस बी, साइन ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन ए कॉस ए साइन बी, फिर साइन बी को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया प्लस का साइन ए कॉस बी साइन बी, ठीक है ना। और साइन बी को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया माइनस का कॉस ए साइन स्क्वायर बी, दैट इज इक्वल टू ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए कॉस बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस ए। तो देखो यार इक्वल टू के दोनों तरफ सेम टर्म होती है तो कैंसिल हो जाती है, तो ये वाली टर्म कैंसिल होगी इससे और ये वाली टर्म कैंसिल होगी इससे, तो दो टर्म बची भाई ले देंगे। और उन दोनों में भी साइन ए साइन बी कॉमन है दोनों में ना, तो साइन ए साइन बी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ पे बचा कॉस बी माइनस में कॉस ए, दैट इज इक्वल टू क्या है 0। तो ये इंप्लाई करेगा कि है ना इधर साइन ए 0 और साइन बी 0 और कॉस बी माइनस कॉस ए 0। तो देखो यार ये दोनों तो 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर साइन ए 0 हो जाए या साइन बी 0 हो जाए तो उसके लिए या तो ए और बी को 0 होना पड़ेगा या फिर 180 होना पड़ेगा, जो कि दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो ये इम्प्लाई करता है भाई, ये इम्प्लाई करता है कि कॉस ए माइनस कॉस बी ही किसके बराबर है 0 के हैं, तो कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा कॉस बी के, कॉस ए बराबर कॉस बी होता है। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 180 के अंदर अंदर वाले कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे अदर देन ए इक्वल्स टू बी, है ना। तो सिर्फ आपको पता चल जाएगा ए इक्वल टू बी आ गया, और ए इक्वल टू बी आ गया तो इम्प्लाई करता है कि ट्राइंगल एबीसी क्या हो गया आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया। क्यों हो गया आइसोस्केलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो एंगल्स अगर बराबर हो जाते हैं किसी भी ट्राइंगल के तो उनकी अपोजिट वाली साइड्स भी क्या हो जाती हैं बराबर हो जाती हैं। होप्स आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 3 यूनिट सर्कल्स ईच ऑफ विच इज टेंजेंशियल टू द अदर 2, है ना। एक ट्राइंगल है साहब, ठीक है, एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल है और 3 सर्कल्स है ना, क्या है 3 सर्कल्स हैं साहब, है ना। ठीक है ना, 3 सर्कल्स हैं, ठीक है 3 सर्कल्स हैं साहब, है ना, जो टेंजेंशियल है इस टाइप से, है ना। ये कह रहा है कि देयर आर 3 यूनिट सर्कल्स, तीनों सर्कल्स की रेडियस 1 1 है, ईच ऑफ विच इज टेंजेंशियल टू अदर 2, हर एक सर्कल बाकी 2 के साथ टेंजेंशियल है। अ ट्राइंगल इज ड्रॉन सच दैट ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज टेंजेंशियल टू एग्जैक्टली 2 ऑफ द सर्कल, हर एक साइड 2 सर्कल को टच करके जा रही है, ठीक है ना, और हर एक सर्कल 2 सर्कल्स को टच करके जा रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। तो पहली चीज तो ये जो यहाँ से आपको समझ में आनी चाहिए कि ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल, है ना। सोल्यूशन में सबसे पहली बात फॉर्म्ड ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल, क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है ना। पहली चीज तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो डायग्राम है वो सिमेट्रिकल हो गया, हर तरफ से क्या हो गया डायग्राम सिमेट्रिकल हो गया ना, है ना। हर एक वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर अपोजिट साइड की एक लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके अबाउट ये डायग्राम सिमेट्रिक है तीनों ही वर्टिसेस के रेस्पेक्ट में। तो दैट्स व्हाई ये क्या हो गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब बात करते हैं साइड लेंथ निकालने की। रेडियस पता है 1 यूनिट है हर एक सर्कल की। तो मैंने क्या किया भाई, ये सेंटर है मान लो पहले सर्कल का ना,
ठीक है ना। और ये सर्कल है, ये सेंटर है दूसरे सर्कल का, और ये सेंटर है तीसरे सर्कल का ना, मान लेते हैं ना। तो अगर मैं इन दोनों सेंटर्स को मिला दूं, ठीक है ना, ये सेंटर मान लीजिए O1 है और ये सेंटर O2 है, तो ये डिस्टेंस कितना यूनिट हुआ, 1 यूनिट, और ये डिस्टेंस भी कितना हुआ, 1 यूनिट। तो O1 O2 डिस्टेंस तो 2 यूनिट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। और आपको ये पता ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के बाद हम क्या बोल सकते हैं, अगली बात हम ये बोल सकते हैं कि O1 से अगर मैं इधर परपेंडिकुलर डाल दूं, तो जहां पर सर्कल टच करके जा रहा है साइड को, वहां पर रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगी जो कि परपेंडिकुलर होगी साइड के ऊपर। इस पॉइंट को M बोल दीजिए, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था ABC, तो ये एंगल 60 का होगा। और क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सर्कल दोनों ही साइड्स को टच करके जा रहा है, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा ट्राइंगल ABC के एंगल A के, है ना। तो ये एंगल जो होगा कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। एंगल O1A M जो होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ तो क्लियर है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा करके AM निकाल सकता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, मुझे AM चाहिए, मुझे O1M पता है, O1M कितना है, 1 यूनिट है क्योंकि रेडियस है। तो 10 30 लगाएंगे, 10 30 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा O1M अपॉन में AM, है ना। तो O1M कितना है, 1 यूनिट, AM पता नहीं है, 10 30 कितना होता है, 1/√3, तो इधर फेंक देंगे, AM आ जाएगा √3, ठीक है ना। AM कितना आ जाएगा, √3। ये डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास में, √3 आ गया, और ये डिस्टेंस कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया, यहाँ से यहाँ तक का ना, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक वापस कितना हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा, ये आप जानते हैं क्योंकि डायग्राम सिमेट्रिकल है, जो डिस्टेंस ये बनेगा वो डिस्टेंस ये भी बनेगा। तो लेंथ ऑफ साइड अगर बताएं, लेंथ ऑफ साइड अगर अपन बताएं तो कितनी हो जाएगी, √3 + 2 + √3, है ना। कितना हो जाएगा भाई, तो 2√3 + 2 हो जाएगा, 2 कॉमन लेके √3 + 1 इन द ब्रैकेट ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल हमने बता दिया, होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मेन चीज़, सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि तीनों ही सर्कल की जो रेडियस है ना, वो 1 यूनिट है ना, तीनों यूनिट सर्कल है, दैट्स वाई, ठीक है। चलिए, होप सो आपको समझ में आया होगा भाई ये क्वेश्चन, है ना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना, ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, है ना। इस सेशन मतलब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द रेगुलर पेंटागन इंस्क्राइब्ड इनसाइड एंड सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड अ गिवन सर्कल। एक गिवन सर्कल है ना, उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ, है ना, क्या बना हुआ है, एक रेगुलर पेंटागन बना हुआ है ना, ठीक है। तो आप पहली बात तो ये समझो कि जो बाहर वाला रेगुलर पेंटागन होगा ना, वो भी, है ना, वो भी एक्चुअली क्या कर रहा होगा, उसके भी वर्टिसेस किसी ना किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस से पास कर ही रहे होंगे, ये बात तो फॉर श्योर ट्रू है ना, ठीक है। तो मैंने बोल दिया यार कि ये A पॉइंट है और यहाँ से एक साइड मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, ये B पॉइंट आ गया, या ये A1 हो गया, ये A2 हो गया ना। ये A1 A2 तो बाहर वाले रेगुलर पेंटागन की साइड है ना, और ये जो साइड है ना B1 B2, ये किसकी साइड है भाई, ये साइड है किसकी, है ना, ये B1 और ये B2 ये साइड है अंदर वाले रेगुलर पेंटागन की ना, ठीक है। कौन से सर्कल के, एक ही कोई सर्कल है उसके लिए, है ना, ये बात चल रही है, ठीक है। ठीक है ना साहब। अच्छा, ये सेंटर हो गया। आपको पता ही है कि अगर रेगुलर पेंटागन है 5 साइड होंगी और डेफिनेटली वो पांचों साइड सेंटर पे, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है सारी साइड्स बराबर है, तो एंगल भी सेम सबटेंड कर रहे होंगे सर्कल के सेंटर पे। तो अगर देखा जाए इस थीटा की वैल्यू, है ना, ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 टोटल एंगल होता है और 5 कॉर्ड है, डिवाइड करेंगी
तो 72 डिग्री हर एक कॉर्ड एंगल सबटेंड करेगा, है ना। अब ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ रेगुलर पेंटागन इंस्क्राइब्ड इनसाइड एंड सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड अ गिवन सर्कल। मतलब जो गिवन सर्कल है ना, ये वाला है अपना, ये वाला सर्कल गिवन सर्कल है ना। और गिवन सर्कल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको रेडियस और सेंटर पता है, तो सेंटर ओ मान लीजिए, रेडियस आर मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड पेंटागन क्या होगा, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड पेंटागन क्या होगा, वो हो जाएगा 5 इंटू एक ट्राइंगल का एरिया, 5 इंटू एक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन एंगल, तो साइन ऑफ कितना एंगल 72 डिग्री। ये तो इंस्क्राइब्ड सर्कल का एरिया, इंस्क्राइब्ड पेंटागन का एरिया हो जाएगा। अब बाहर जो पेंटागन बनेगा उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि बाहर वाला जो पेंटागन होगा ना, क्योंकि वो सर्कमस्क्राइब्ड है, तो उसकी साइड जो होगी वो अंदर वाले उसको टच करके जाएगी, है ना, ठीक है ना, अंदर वाले सर्कल को टच करके जाएगी ना। यानी अगर मैं O से A1 A2 पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मीट करेगा। यानी अगर इस पॉइंट का नाम M दे दूं तो OM 1 यूनिट है, या फिर समझो R यूनिट है, R रेडियस थी तो ये R यूनिट है, OM कितना है, R यूनिट। और मुझे एरिया निकालने के लिए इसकी रेडियस की जरूरत है, बड़े वाले सर्कल की क्या रेडियस होगी ये पता होना मुझे ज़्यादा ज़रूरी है ना। या तो मैं ऐसा करूं या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी खेल लूं तो भी काम चल सकता है। तो जैसे ही OM परपेंडिकुलर डाला है ना, तो आप ये समझो कि OM परपेंडिकुलर डालते ही क्या हो रहा है कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा और यहाँ वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। यहाँ वाला एंगल टोटल कितना था 72 डिग्री, तो ये वाला हिस्सा कितने का बचेगा 36 डिग्री का। तो मैंने इन ट्राइंगल OMA2 में, है ना, मैंने tan 36 निकाल लिया। tan 36 डिग्री कितना होगा, tan 36 कितना होगा, MA2 अपॉन में OM, है ना। तो MA2 क्या होगा, A1 A2 का हाफ, है ना, तो हाफ A1 A2 है ना। और OM कितना है, R है, तो R को इधर फेंक देंगे तो R tan 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 को भी इधर फेंक दो तो A1 A2 की लेंथ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2R tan 36, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आप एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड पेंटागन निकालो, एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड पेंटागन निकालो, पेंटागन, है ना। कैसे निकालोगे, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। और एरिया ऑफ वन ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस A1 A2 जो आप निकाल चुके हो, है ना, और हाइट क्या हो जाएगी, R हो जाएगी जो कि OM है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया 5 इंटू 1/2 इंटू A1 A2 की जगह पे तो लिख दिया 2R tan 36 और OM की जगह पे क्या लिखा R, ठीक है साहब। अब 2 से तो 2 उड़ा दिया आपने, तो ये एरिया आपका कितना आ गया 5R स्क्वायर tan 36, 5R स्क्वायर tan 36 आ गया, ठीक है साहब। अब क्या करूं मैं, इंस्क्राइब्ड अपॉन सर्कमस्क्राइब्ड का एरिया निकालना है ना। तो पेंटागन इंस्क्राइब्ड का एरिया अपॉन पेंटागन सर्कमस्क्राइब्ड का एरिया, दोनों का रेशियो चाहिए। तो ऊपर वाले का एरिया आ रहा था 5 इंटू 1/2 इंटू R स्क्वायर इंटू साइन 72 अपॉन में नीचे क्या आया 5R स्क्वायर tan 36। तो R स्क्वायर से तो R स्क्वायर और 5 से तो 5 कैंसिल हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है। अब हाफ एज इट इज साइन 72 को 2 साइन 36 कॉस 36 लिखेंगे, ठीक है। और नीचे जो tan 36 है उसको साइन 36 अपॉन में कॉस 36 लिखेंगे, साइन 36 अपॉन में कॉस 36 लिखेंगे, ठीक है। तो साइन 36 से साइन 36 कैंसिल और कॉस 36 ऊपर आके कॉस 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली वो कॉस स्क्वायर 36 डिग्री आ जाएगा। और कॉस स्क्वायर 36 डिग्री का मतलब है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। बी ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। होप सो आपको समझ में आया होगा।
बहुत ही शानदार ये सवाल रहे, आप ट्राई करिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए, मैं सोचता हूँ कि आप लोग ये जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों सवाल सॉल्व करिएगा। आज के लिए, इस सेशन के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।